शौकत उस्मान का बंगाली नावल दरिया बीबी, जिसे तर्जुमा किया है डॉक्टर आरफा सैयदा ज़हरा ने। अगर आपने अब तक किताब दोस्ती यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। दूसरा बाब। रात को मीना बरसा था। सुबह को अजहर हल कंधे पर रखे खेत को चला गया। खेत मील भर दूर था। वो दोपहर को खाना खाने तो आ सकता था, लेकिन फिर वापस जाकर खेत में कोई काम नहीं होता था, इसलिए अमजद उसका खाना लेकर आ जाता। दरिया बीबी को ये अच्छा नहीं लगता था। उसके लिए अमजद को स्कूल छोड़ना पड़ता था और उसकी तालीम का हर्ज होता था, लेकिन कोई और हल भी नहीं था। दरिया बीबी घर का सारा काम काज करती थी। उसे बुरा ना समझा जाता था, लेकिन पर्दा करने वाली बीवियां खेतों में जाएं, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता था। वैसे अमजद को इसमें मजा आता था। मकतब में घंटों फर्श पर बैठे रहना जोखम की बात थी। उसका सर दुखने लगता, जमाइयां ले लेकर जबड़े दुखने लगते, लेकिन मौलवी साहिब फिर भी छुट्टी ना देते। लेकिन यूं वो खेतों में मजे से फिर सकता था। इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती थी। अमजद खाना लेकर ठीक वक्त पर ना पहुंच पाता। दरिया बीबी तो जल्दी ही पका लेती थी। फिर अमजद खुद खाना खाता और थोड़ा बहुत सस्ताता भी। इतने में दोपहर ढलने लगती। अजहर को इस बात पर गुस्सा आता। उस दिन मुस्कुराकर उसने पूछा, देर क्यों हो गई बेटा? खाना देर में पका, फिर मैं बहुत तेज नहीं चल सकता। बच्चे के मुंह से पसीना पोंछते हुए अजहर बोला, कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे प्यास लगी है, जाओ नदी से पानी तो भर लाओ। अमजद ने बाप की बात की तामील की और अपने बाप से कुछ कम थका हुआ नहीं था। दोपहर की जलती धूप में चलकर वो और भी थक गया था, मगर वो सारी थकन मकतब के बंदी खाने से आजाद होकर भूल गया। बेल के पेड़ के साए में अजहर खाना खाने लगा। 5 साल पहले बेल के पौधे सलाब के डले में बहते चले आए थे। अजहर ने अपने हाथों से उन्हें लगाया था। अब दूसरे थके मांदे किसान बिन घने केलों के साए में सस्ताने को आ जाते। खेत के दूसरे किनारे जंगली केलों के थे। अच्छी जात के केले कोई भी खेत किनारे ना लगाता था। रातों को उनका फल चोरी हो जाता और कुछ हाथ ना आता। कुछ साल पहले अजहर दोपहर का खाना केलों की छांव में खाया करता था। कुछ किसान अपने खेतों में ही रहने लगे थे। ये ज्यादातर बागड़ी और तैमूर अछूत थे। अजहर खुद चाहता था कि खेत के पास ही रहने लगे। एक तो फसल पर नजर रहती थी और दूसरे काम करने की आसानी थी। जब जी चाहा उठकर आ गए, लेकिन दरिया बीबी इसके लिए राजी ना थी। एक तो ऐसे खुले में इज्जतदारी कायम रखना मुश्किल था, दूसरे यहाँ कोई तालाब नहीं था। दरिया का सबसे करीब का किनारा ऊंचा था और गर्मियों में पानी इधर नहीं रहता था। परहेजगार मुसलमान घराने की औरत पर्दा नहीं छोड़ सकती थी। अछूतों को ऐसा कोई मसला नहीं था। नंग धड़ंग बच्चे दोपहर को अपनी माँ की उंगली से लगे दरिया पर नहाने जाया करते थे। जो कहीं सैलाब आ जाता तो आफत टूट पड़ती। चाहे कितने ही ऊंचे टेकड़े पर घर क्यों न बनाया होता, जीना अजाब हो जाता। चंद साल पहले ही राशिक बागड़ी के 2 लड़के सैलाब में बह गए और उनका कहीं पता न चला। जब भी कभी खेतों में घर बनाने की बात होती, दरिया बीबी ये कहानी और भी नमक मिर्च लगाकर दोहराती। हत्ता के अजहर का जोश ठंडा पड़ जाता। बाप के सामने पानी का बदना रखते हुए अमजद बोला, बदना गर्म हो गया है, कल से अपने साथ सुबह को ले आया कीजिए और कहीं साई में रख दिया कीजिए। अजहर चावलों का बड़ा सा नवाला चबाते हुए बोला, कुछ फर्क नहीं पड़ता, भूख से दम निकला जा रहा है। भूसे के गट्ठे पर बैठा अमजद बाप को खाते देखता रहा। खाना कुछ अच्छा ना था, जरा सी दाल और। अमजद ने चारों तरफ खेतों को देखा जो धूप में जल रहे थे। दरिया के दोनों किनारों पर उगी मौसमी फसल भूसली सी थी। दो के बगोले एक गांव से दूसरे गांव मट्टी उड़ाते फिर रहे थे। इस साल अजहर ने सिर्फ हलवा कद्दू लगाया था। धूप में उनकी बेलें एक दूसरे में उलझी सांपों की तरह लगती थीं। एक कद्दू मट्टी के तोदे पर टिका पकने वाला था। कड़कती धूप में उसका पीला रंग मलगजा लग रहा था। अमजद की नजर बार बार उधर ही जाती थी। अब्बा, अजहर खान ने अपना चेहरा ऊपर उठाया। धूप में मुरझाया हुआ, उसकी दाढ़ी काली थी। मुंह के एक कोने पर चावलों के कुछ दाने लगे हुए थे। बाप की ऐसी शक्ल देखकर अमजद का जी चाहा कि हंस दे। वो कद्दू पक गया है अब्बा? नहीं, अभी पूरी तरह नहीं। आप तो कहते हैं कि अगर घर में इन्हें कोठरी में रख दें तो भी पक जाते हैं। हाँ, क्यों नहीं? अजहर एक और नवाला चावल खाते हुए बोला, तुम इसे घर ले जाना चाहते हो? जी, अमजद ने ऐसे झींक कर कहा जैसे उसने कोई गलती कर दी हो। नहीं बेटा, मुझे अगले हफ्ते 100 कद्दू मंडी पहुंचाना है। मैंने पेशगी ले रखी है।
اظہر نے بیٹے کے منہ کی طرف دیکھا، اس کے چہرے کی چمک بجھ گئی تھی، رکابی میں کچھ چاول بچ گئے تھے۔ اظہر کا جی اداس ہو گیا، اپنے کھیت سے 100 کدو اکٹھا کرنا شک والی بات تھی، شاید اسے دوسرے کسانوں سے کچھ خریدنا پڑے، بچوں کی معمولی خواہش پوری کرنا بھی اس کے بس سے باہر تھا۔ تھوک کا ایک بیوپاری پچھلے ہفتے آیا تھا، اظہر نے اس سے کچھ پیشگی لے لی تھی، کول سے پھر جانا اسے اچھا نہ لگتا تھا۔ کبھی ایسے بھی ہوتا کہ کدو بڑے بڑے گل سڑ جاتے اور تھوک کے بیوپاری انہیں چھوتے تک نہیں۔ اظہر کو بیٹے کی طرف دیکھنے کی ہمت نہیں تھی، سر نیچے کی ہی اس نے بیٹے سے کہا، وہ ادھر کھیت میں تربوز ہیں، لوگے تم ایک؟ امجد نے مسکرا کر اظہر کی طرف دیکھا، تربوز کا نام سن کر اس کا چہرہ خوشی سے کھلا جا رہا تھا۔ بیٹا تم یہیں ٹھہرو، میں دریا پر ہاتھ منہ دھو کر آتا ہوں۔ اظہر دریا کے کنارے کی طرف اوجھل ہو گیا۔ ہلکی ہوا چل رہی تھی جو سخت گرمی کو گوارا با رہی تھی، مویشی میدانوں میں چل رہے تھے اور کچھ بچے ایک جھونپڑی کے پاس پاکھرے کے پیڑ تلے کھیل رہے تھے۔ ان کے شور کی آواز امجد کے کانوں تک آ پہنچی۔ اس نے گردن موڑی تو اسے سیٹی کی آواز سنائی دی۔ یہ بڑی عجیب سی سیٹی تھی، شاید کوئی ایسی چڑیا بول رہی تھی جسے امجد نہیں پہچانتا تھا۔ امجد نے چاروں طرف دیکھا، سیٹی کی آواز بند ہو گئی۔ کس کے لڑکے ہو تم؟ امجد چونک پڑا۔ کیلوں کے جھنڈ کے پیچھے سے ایک آدمی نکلا، اس کے بال لمبے الجھے ہوئے تھے، وہ بالکل کالا بھچنگ تھا، اس کے ہاتھ میں کھرپا اور درانتی تھی۔ سیٹی کی آواز پھر آنا شروع ہو گئی۔ اچھا تو یہ آدمی سیٹی بجا رہا تھا۔ آدمی کی آنکھیں بڑی بڑی اور گہری کالی تھیں، وہ خود چوڑا چکلا تھا۔ امجد کو کچھ ڈر لگنے لگا۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے آدمی بولا، کس کے بیٹے ہو تم؟ تربوز تاڑ رہے ہو کیا؟ امجد ڈر کے مارے دبک کر رہ گیا۔ اظہر کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ کہاں رہ گیا وہ؟ تربوز چرانے آئے ہو تم؟ نہیں، میں تو کھانا لے کر آیا تھا۔ آدمی بے وجہ ہی ہنسا، پھر سیٹی بجا کر گانے لگا، سرسوں کے کھیت پیچھے چاند اڑا جائے، نین تیرے موہنی۔ گانے والے کے لمبے بال ہوا میں اڑتے رہے۔ 2-4 سیٹیوں کے بعد گانا بند ہو گیا۔ کھانا لائے تھے تم؟ امجد کھسیا کر بولا، ابا نے سب کھا لیا۔ سر ذرا نواڑ کر وہ شرارت سے مسکرایا۔ پاگل ہے شاید، امجد نے حیران ہو کر سوچا۔ اپنا بایاں ہاتھ کھرپے پہ رکھے وہ ٹھٹک کر کھڑا ہوا، دوسرا ہاتھ منہ پر رکھ کر وہ چلایا، اے کون ہے تربوزوں میں؟ امجد نے دریا کی طرف والے کھیتوں کی طرف دیکھا، وہ بچے ابھی تک کھیل رہے تھے، دور دور تک کسی اور جاندار کا نام و نشان نہیں تھا سوائے ان گایوں کے جو جگالی کر رہی تھیں یا سر چھپانے کو سایہ ڈھونڈ رہی تھی۔ آدمی پھر بھی چلاتا رہا، شاید اپنے کھیتوں کی طرف اندیکھی بے پرواہ موہنی پر۔ پھر وہ اطمینان سے امجد کے پاس سائے میں بیٹھ گیا، اس کی سانس سے تاڑی کی بو آ رہی تھی۔ امجد ذرا پرے کھسک گیا۔ واہ بھئی واہ، سارے چاول کھا ڈالے تم نے اور اپنے چچا کے لیے کچھ بھی؟ اس نے اپنا انگوٹھا ٹھینگے کی طرح دکھایا۔ اظہر دریا کے کنارے آتا دکھائی دیا، وہ نہا دھو چکا تھا۔ اس آدمی کو جیسے نئی چستی مل گئی، اس نے اب اور زور زور سے گانا شروع کر دیا۔ کدو کے کھیت کے پرے اظہر کو دیکھ کر وہ چلایا، اور خان بھائی! اظہر نے کہا، کون؟ چندر؟ یہ آدمی مہیش ڈنگ کا چندر کوتل تھا جو یہاں کھیتوں میں ہی رہتا تھا۔ اس کی یہ ایک سوانگ منڈلی تھی جو پوجا اور دوسرے تہواروں پر دور دور کے گاؤں میں تماشا کرنے کو بلائی جاتی تھی۔ گاؤں والوں سے اس کا کوئی ناتا تعلق نہیں تھا۔ چند سال پہلے رشتہ داروں سے جھگڑے کے بعد اس نے گاؤں چھوڑ دیا تھا، پڑوسی کا نام بھی اس سے برداشت نہیں ہوتا تھا، لیکن کھیتوں میں اس کی سب سے اچھی راہ رسم تھی۔ اس نے اور اس کی بیوی آلوکشی نے بہت سختیاں جھیلی تھیں۔ 5 سال پہلے اس کی دونوں بیٹیاں چیچک سے مر گئی تھیں۔ چندر کوتل ایک دن رات مست رہنے والا آدمی تھا۔ ان کی جھونپڑی کے پاس تاڑ کے کچھ پیڑ تھے جو اظہر کے گھر سے نظر آتے تھے۔ سارا سال چڑھنے کو بانس اور تاڑی جمع کرنے کو بانڈیاں ان پیڑوں کے ساتھ لگی رہتی، لیکن چندر کی بہار گرمیوں میں آتی۔ ارے خان جلدی کر! پھر وہ امجد کی طرف مڑ کر پوچھنے لگا، یہ داڑھی والا بڈھا کون ہے؟ میرے ابا۔ تمہیں کیسے پتا؟ چندر انگلیوں سے اپنی مونچھیں درست کرتے ہوئے مسکرا کر بولا، وہ میرے ابا ہیں اور مجھے ہی پتا نہیں ہوگا۔ ان کی بات چیت اظہر کے کانوں میں بھی پڑی۔ پاس آ کے وہ بولا، تم نے پھر اس حرام چیز سے پیٹ بھر لیا، اس لیے یوں مست گاتے پھرتے ہو، نعوذ باللہ۔ چلو خان بھائی، تم پھر شروع ہو گئے مجھے برا بھلا کہنے۔ چندر اظہر خان کی دیانت کی بہت عزت کرتا تھا اور پھر خان برادری کو سارا گاؤں جانتا تھا۔ چندر اس بات کا بھی مان رکھتا تھا۔ مچھلی پکڑنے کا کیا حال ہے؟ چندر کے گھر کے سامنے 2 ندیوں کا سنگم تھا، پانی یہاں پورا سال کھڑا رہتا۔ برسات میں چندر کو کھیتی باڑی کی پرواہ نہ ہوتی، وہ مچھلیاں پکڑ کر کافی کمائی کر لیتا۔ وہ ندیوں کے سنگم میں
बांसों का जाल बिछाए रखता। नहीं भैया, वक्त कुछ अच्छा नहीं, लाओ तंबाकू ही पिला दो। अजहर खान ने रकाबी और बदना रखा और अपना नारियल उठाया जिसे वह पेड़ से टका कर गया था। मैं हुक्का तैयार करता हूँ, तुम बच्चे को तरबूज दे दो, इस दफा मेरी जमीन में फसल अच्छी नहीं। प्यार से अमजद की थोड़ी पकड़कर चंदर बोला, बेटे ये बात पहले क्यों ना कही। चंदर उठ खड़ा हुआ। वो 4 बीघे जमीन पार करके उसने फिर सीटी बजाना शुरू कर दी। मैं अपना घर बार खेती बाड़ी बेच डालूं केसरी पल्लू की साड़ी के लिए, अंजीर के पेड़ तले कौन जाए मुझे चाहता नहीं। बावला चंदर, अजहर खान ने अमजद से कहा। वो बाप की बात सुनकर हंस दिया। वो कह रहा था। अमजद बोला, तुमने भी चावल खा लिए मर लिए, कुछ ना बचाया। तुमने क्या कहा? कुछ भी नहीं, मैं डर गया था। अरे इस बावले चंदर से डरने की क्या बात है। अजहर खान भी हंसा। चंदर सीटी बजाता आया और 2 बड़े तरबूज लाकर धर दिए। अमजद की आंखें मारे खुशी के चमक उठी। अब इतने बड़े बड़े 2 लाने की क्या जरूरत थी। अजहर ने कहा, फिर क्या हुआ? क्या तुम इन्हें मंडी में नहीं ले जाओगे? नहीं, इस दफा मंडी नहीं ले जाऊंगा। एक तरबूज काही रंग का था और दूसरा सफेद था जिस पर गहरी धारियां थीं, चीते की तरह की। चंदन ने तरबूज उंगली से ठोक कर देखकर पक गए हैं, ये हरा वाला तैयार है। वो दरांती से तरबूज काटने को ही था। चंदन रुक गया। नाम क्या है तुम्हारा बेटा? अमजद। अतावले मत हो, जरा ठहरो। क्या बात है चंदर? ये धूप से तपे हुए हैं, बच्चा बीमार हो जाएगा। तो तुम क्या करने की सोच रहे हो? बस जरा देर को पानी तला रेत में डुबा दिया जाए, इनको ठंडे यख हो जाएंगे। अजहर ने फिर कुछ ना कहा। चंदर तरबूज उठाए दरिया की तरफ चला गया। अजहर ने बेटे को देखा बाउला है ना। अब अमजद बाप की हाँ में हाँ नहीं मिला सका था। उसने दरिया की तरफ देखा। उसे चंदर बहुत अच्छा लगने लगा था। बेल के पेड़ पर 2 साल से फल नहीं आया था। 2-4 फल भी तो नहीं है पेड़ पर। अजहर ने बददिल होकर कहा। अमजद ने कोई जवाब न दिया। वो चंदर का इंतजार कर रहा था। लगता था जैसे वक्त थम गया हो। दोपहर होते होते धूप की जलन कम हो चली थी। हवा के ठंडे झोंके से पेड़ में सरसराहट हुई। गायें अपने लटकते थन लिए एक बार फिर घास की तलाश में थीं। कौन है उधर तरबूजों में? चंदर दरिया किनारे खड़ा था। उसके हाथ में दरिया में ठंडे किए तरबूज थे, उनसे पानी टपक रहा था। अमजद को इत्मीनान हो गया। चलो हो जाए शुरू। चंदर हंसा। तुम काहे को बेकार चिल्ला रहे थे? कोई भी तो नहीं है खेतों में। अजहर बोला, अरे रात को भी चिल्लाना पड़ता है। घड़ी में कोई नहीं है और घड़ी में कोई घुस गया। चोर को आते क्या देर लगती है। हुक्का हाथ में लेकर चंदर बस यूं ही कश लगाता रहा। तुम बच्चे के लिए तरबूज काट दो, वो बोला। अमजद जमीन पर पड़ी प्याल पर बैठा था। चंदर भी उसके पास बैठ गया। अमजद को उसके मुंह की बदबू से नागवारी हुई। वो और जरा सा परे खिसक गया। डरते हो बेटे? नहीं, डरने की क्या बात है। अजहर ने जैसे से यकीन दिलाया। ये तुम्हारा चाचा है अम्मू, चंदर काका। अजहर ने तरबूज काटा। ये अच्छा पका हुआ था, डट के खाओ। और चंदर, एक आध टुकड़ा तुम भी ले लो। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने बहुत रस पी लिया है, अब और कुछ नहीं। चंदर ने धुआं छोड़ते हुए कहा। जी चंदर काका, ये बातें खूब करता है। चंदर अमजद की तरफ देखने लगा। ये बड़े दुख की बात है अजहर भाई। अब किसकी बात कर रहे हो तुम? ये बच्चे, ये भी हमारी तरह नंगे भूखे जिंदगी बिताएंगे। क्यों, तुम्हें नजर नहीं आता क्या? इन्हें पालने पोसने को हमारे पास है क्या? अजहर के दिल को यह बात लगी नहीं। वो अपने बच्चे के मुस्तकबिल के बारे में इतना मायूस न था। अल्लाह ताला ने इनकी किस्मत में जो भी लिखा है। तुम किस्मत की बात करते हो। हिरन चकती के बेटे को भूल गए? बिल्कुल बुद्धू था। मैं उसके कान खींचा करता था। जुबानी जमा तफरीक करने में बिल्कुल सिफर। अब वो मजिस्ट्रेट है और मुझे देखो, गांव के प्राइमरी स्कूल का सबसे होनहार शागिर्द। अब ताड़ी घान करता हूँ, धुत रहता हूँ। एक खौफ का साया अजहर के चेहरे पर लहराया। वो नहीं चाहता था अमजद ये सब सुने। उसका बाप उसे शहर ले गया। चंदर बोला, और वो लादू गधा मजिस्ट्रेट बन गया। तुम किस्मत की बात करते हो। हिरन चकती को आए दिन लगान नहीं देना पड़ता। अगर मेरे बाप को लगान न देना पड़ता और अगर मुझे न देना पड़े तो मेरी आमदनी बढ़ जाए, फिर देखेंगे पानी किस रुख बहता है और किसकी किस्मत में क्या लिखा जाता है। अजहर ने उसकी बात ध्यान से सुनी मगर कहा कुछ नहीं। दरिया बीबी भी इस तरह की बातें किया करती थी। अजहर उससे भी कतराता था। अमजद बड़े शौक से तरबूज खा रहा था। बेटे के मुस्तकबिल का ख्याल एक लम्हे को उसके जहन में कौंध गया। उसे इस तरह की बातें अच्छी नहीं लगती थी। वो उठ खड़ा हुआ। चंदर, जरा हुक्का तो दो, अभी 1 बीघे जमीन मुझे जोतना है। 1-2 कश लेकर अजहर ने हुक्का चंदर को लुटा दिया। बैल आंखें मोदे पेड़ तले जगाली कर रहे थे।
अजहर जैसे ही उन तक पहुंचा जानवर उठ खड़े हुए, जैसे उन्हें अपनी जिम्मेदारी का पूरा पूरा एहसास हो। उनके गले में सहागा जोत कर अजहर खेत की तरफ चल पड़ा जहां इस बरस उसका शकरकंदी बोने का इरादा था। अमजद तरबूज खा चुका था। कच्छे से हाथ पहुंचते हुए उसने चंदर का शुक्रिया अदा किया। तुम्हारे तरबूज बड़े मजे के हैं चंदर काका, दूसरा माँ के लिए ले जाना। आज उसने क्या पकाया था? अमजद 7 वर्ष का था, मगर उसे इतनी समझ थी कि अपने घर की रूखी सूखी खाकर किसी दूसरे से नहीं करना चाहिए। उसने कोई जवाब न दिया। एक दिन मुझे भी बुलाओ, अमजद जैसे बदबदाया। जी अच्छा। अजहर भाई इजाजत हो तो लड़का तरबूज की फलीस देख ले। तुम अभी घर तो नहीं जाओगे? ठीक है अम्मू, देर मत करना। देर नहीं करूंगा अब्बा। चीत के महीने की दोपहर थी। आसमान पर बादल सलाह मशवरे कर रहे थे। खेतों में मसरूफियात की भिनभिनाहट थी। अगर इन्हें तूफान न आया तो काम यूं ही बेरुके होता रहेगा। मौसमी फसल के लिए जमीन की तैयारी होती रहेगी। कड़कती धूप से सहमे किसानों को चंद्रमासा के 7वें फेर की इस रात से ये आस थी कि वो उनकी जमीनों की जान बचा लेगी। अमजद अपने इर्द गिर्द को देखकर हैरान रह गया। जाने पहचाने रास्तों पर आने जाने के सिवा वो यहाँ इस तरह कभी नहीं घूमा फिरा था। आज चंदर काका का साथ मिला तो उसे हौसला हुआ कि वो जंगल और उसकी दुनिया को जान सके। तंबाकू के 3 फीट ऊंचे पौधों में सफेद फूल लहरा रहे थे। फूट की एक क्यारी के साथ मिर्चों के पौधे थे। अमजद मिर्चों के एक पौधे के सामने ठिठक कर खड़ा हो गया। उसने ऐसी मिर्च कभी नहीं देखी थी। लाल मिर्चें पौधों पे यूं लगी थी जैसे सर के बल खड़े हों और उनकी तरफ टांगे ऊपर के कलाबाजी लगा रही हूँ। चंदर उससे जरा आगे चल रहा था। उसने पलट कर देखा। अम्मू बेटा क्या देख रहे हो? ये किस किस्म की मिर्चें हैं चंदर काका? क्या किसान के बेटे होकर इतना नहीं जानते? अरे इन्हें धूप की मिर्च कहते हैं। तोड़ लो थोड़ी सी। हाँ हाँ तोड़ लो। अमजद को हिचकिचाहट थी। यह तो किसी और की खेती थी। चंदन ने खुद कुछ मिर्चें तोड़ी और उसको दे दी। उसने उन्हें लुंगी के पल्लू में बांध लिया। किसानों ने जंगा तरकारी की क्यारियों के गिर्द कांटेदार बबला झाड़ियों की बाड़ बना दी थी। अमजद चंदर के पीछे पीछे बहुत ध्यान से चल रहा था। वो पलटा और बोला, ठहरो अम्मू। इन दोनों के बीच में एक पतली लकीर सी क्यारी थी जिसमें तंबाकू के घने पौधे उगे हुए थे। अमजद को चंदर क्यारी पूरी तरह नजर नहीं आ रहा था। उसके लिए चलना भी मुश्किल हो रहा था। उसने रुक कर चंदर की बात सुनी। ये मिट्टी की जमीन है, इस तरह कांटेदार है। जी चाहता है इसे यहाँ से निकाल भगाऊं। दूसरी खड़ी चंदर अमजद के पास खड़ा था। अच्छा अब तुम्हें नहीं चलना पड़ेगा। अमजद को बोलने का मौका दिए बगैर एक पल में चंदन उसे कंधे पर उठा लिया। पहले तो अमजद को डर लगा, लेकिन फिर उसे मजा आने लगा। चंदर काका से किस बात का डर? चंदर के कंधों पर चढ़कर दूर किसानों के गांव अमजद को और भी मन मोहने लगे। खेतों से परे जंगली घास में गुजरता हुआ रास्ता था जिसमें टिड्डों और भंवरों की भरमार थी। बेटे मेरा सिर पकड़ लो, घबराओ नहीं, गिरोगे नहीं। एक ख्याली बांसुरी होंठों से लगाए चंदन ने फिर सीटी बजाना शुरू की। अमजद को डर था कि कहीं वो लड़खड़ा ना जाए। उसने नीचे झुककर देखा तो जंगली घास का कोई ठिकाना न था। अब उसे एहसास हुआ कि चंदर काका ने उसका इतना लाड क्यों किया था। अमजद ने मुड़कर अपने खेत की तरफ देखा, लेकिन उसे अपना अब्बा कहीं नजर न आया। हर चीज ताड़ के पत्तों के पीछे छुप गई थी। ये पत्ते ढलती धूप में चमचमा रहे थे। चंदर सीटी बजाते बजाते रुक गया। अम्मो ठीक हो तुम? मेरे कंधे पर सवारी के? जी अमजद ने इतना ही कहा। फिर ठीक है, मजा आ रहा है ना? कंधों पर चढ़कर दुनिया कुछ और ही लगती है। जमींदार की तरह जमकर बैठ बेटा। अमजद को समझ में चंदर की तरंग नहीं आई। ऊंची नीची जमीन पर चंदर चलता रहा। अमजद ने उसके बाल और जोर से पकड़ लिए। वो रही मेरी झोंपड़ी। अमजद ने मुड़कर 2 नदियों का संगम देखने की कोशिश की। नदी कहाँ, बड़े बड़े नहरों और ऊंचे टेकरों पर कितार में कुछ झोंपड़ियां, उनसे परे मीलों में फैले हुए बल खाते गिड़मुट खेत जिन पर जमीन के बेटों के मकान जजीरे मालूम होते थे। अमजद ने आंगन में शोर मचाते बच्चों को तजस्सुस से देखा। चंदन ने फिर सीटी बजाना शुरू की। बच्चों ने और ज्यादा शोर मचाना शुरू कर दिया। आंगन में पहुंचते ही चंदन ने आवाजें देना शुरू की। एलोक्शी एलोक्शी। बच्चों की भीड़ में से एक बच्चा बोला। चंदर काका को फिर चढ़ गई। मट्टी के टेले पर एक औरत आ खड़ी हुई। एक किसान औरत जिसकी जवानी ढल चुकी थी, बदन भारी था और चेहरा थकन से उतरा हुआ। किसका बेटा है तुम्हारे कंधे पर? मेरा, चंदर बोला। अब उसे कुछ चपोड़ा और दीवार लाके दो। चंदर ने एक हाथ अमजद के सर पर रखा और दूसरा उसके घुटने के नीचे, जैसे बच्चों को झूला झुलाते हैं। जैसे ही सीटी और झलांगा खत्म हुआ, अमजद ने खुद को जमीन पर बैठा पाया।
بچوں کی بھیڑ اس کے گرد اکٹھی ہو گئی۔ وہ سب دریا پار سے یہاں کھیلنے آتے تھے۔ دریا پار کرنے میں انہیں کوئی کٹھنائی نہیں ہوتی تھی کیونکہ پانی گھٹنوں تک رہتا تھا۔ بیٹا، میرے پاس آؤ، الیکشی نے اپنی باہیں پھیلا دیں۔